हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। वेव फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। कैपिटल साई से अगर रिप्रेजेंट किया हो तो वो वेव फंक्शन होगा पोजीशन एंड टाइम का। दिस इज वन वेव फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है ये वन डायमेंशन के लिए। अगर आपको थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी आर एंड टी, पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे इसको साई को आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से तो या तो वो सिर्फ पोजीशन का वेव फंक्शन है या तो सिर्फ वो क्या है, टाइम का फंक्शन है। दोनों का अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल साई से, ठीक है। ये तो होगी रिप्रेजेंटेशन। अब वेव फंक्शन होता है क्या, हमने पढ़ा था कि वेव फंक्शन जो है किसी भी सिस्टम में क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका होता है, अगर आप इस वेव फंक्शन को इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो जो ये टर्म बनेगी साई मोड स्क्वायर, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल, है ना। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें विद डी एक्स तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन रेंज x टू x प्लस डी एक्स, यानी इस डायमेंशन में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी को आप इस रिप्रेजेंटेशन से बताएंगे। अगर आपको पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट स्पेस में बतानी है ना, वन डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं तो कंप्लीट स्पेस का मतलब है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो सभी स्मॉल स्मॉल रीजन को अगर आप ऐड कर दे, ऐड करने से मतलब है उसको इंटीग्रेट अगर आप कर दे, यानी अगर आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इस टर्म को इंटीग्रेट कर दें तो ये टर्म क्या बताएगी, ये टर्म रिप्रेजेंट करेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन कंप्लीट स्पेस, है ना। और ये हमें पता है कि पार्टिकल कहीं ना कहीं तो है ना, पूरे स्पेस में पार्टिकल किसी पोजीशन पे तो है ही, तो इसका मतलब इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। वही टर्म हमने यहाँ यूज़ किए कि पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कंप्लीट स्पेस में क्या है, 1 है। अब इस कंडीशन को क्या कहते हैं, दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, है ना। कोई वेव फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि वो वेव फंक्शन कैसा है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अगर वो नहीं करता है इस कंडीशन को सेटिस्फाई, मान लो आपके पास कोई वेव फंक्शन है साई, उसका मोड स्क्वायर किया आपने और इंटीग्रेट कर दिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और वो कोई कांस्टेंट टर्म दे रहा है प्लस मान लो अल्फा टर्म यहाँ पे आ रही है, 1 नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, हमने इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। तो इस साई फंक्शन को मान लिया हमने, कह दिया कि ये सम नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और ये कन्वर्ट हो जाएगा साई 1 में, और ये जो फंक्शन होगा ये हमारा होगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, है ना। तो आपने कि इसको किसी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है कि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आफ्टर स्क्वायर इंटीग्रेशन वो टर्म क्या आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कांस्टेंट को हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। और ये आपको न्यूमेरिकल में मैं निकालना भी सिखाऊंगी कि आप n को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 1 डायमेंशन की बात करें तो इंटीग्रेशन में आपको dx मिलेगा, बट अगर आप 3 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा फुल स्पेस के ऊपर वो क्या होगा, साई मोड स्क्वायर डी टाउ, वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा इन 3 डायमेंशन, और फुल स्पेस यहाँ पे होगा। फुल स्पेस से क्या मतलब है, अब वो डिपेंड करेगा कि वो वॉल्यूम एलिमेंट कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम से लिया गया है। अगर वहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से मिला हुआ है तो फुल स्पेस का मतलब हो जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड,
है ना। अगर मान लो आपको दिया गया है लिमिट भी फिर उसी के अकॉर्डिंग होंगी, आपकी एक्स और वाई जेड की लिमिट जो है सिस्टम के अकॉर्डिंग होंगी। अगर आपको बोला गया है कि जो आपका सिस्टम है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को फॉलो करता है, तो जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर हो जाएगा। लिमिट भी अकॉर्डिंगली लगेगी। मान लिया आपको कह दिया जाए कि प्रॉब्लम जो है हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम है, एटम है तो एटम की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल शेप होती है। स्फेरिकल होती है तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आप यूज करोगे, है ना, उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो नहीं यूज करोगे आप। तो उसके लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो ये होगा। अब यहाँ पे जो लिमिट रहेंगी वो फिर आपकी जो है स्फेरिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें लगेंगी, ठीक है। तो हम इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं कि आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट डिटरमाइन कैसे करना है। पहले इजी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर इजी टू हार्ड चलेंगे। मैं आपको 5-7 न्यूमेरिकल इस लेक्चर में करवाऊंगी, आसान है। तो आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो इस टॉपिक के साथ और ज़्यादा फैमिलियर हो जाओगे। पहला जो न्यूमेरिकल है वो इस तरह से है कि जो आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है साई, वो दिया हुआ है साई इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आईटा के एक्स, ठीक है। और आप रीज़न जो उन्होंने डिफाइन किया है, अब इन्होंने डिफाइन कर दिया रीज़न जो है। हमें अगर डिफाइन ना मिले रीज़न तो वन डायमेंशन में ऑब्वियस है एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, -∞ टू इन्फिनिटी। बट इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है कि एक्स जो है -a से a के बीच में ही लाई कर रहा है। इसी रीज़न में आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a डिटरमाइन करना है, जहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो ये गिवन है, ठीक है। अब ये एक कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए स्टार। हमें नहीं पता ए रियल है कि नहीं है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स मान के चलेंगे, ए स्टार ई रेज टू पावर, यहाँ आइटा है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, माइनस आइटा के एक्स, ठीक है, ध्यान से समझना है। अब हमें निकालना क्या है, आपने इस क्वांटिटी को डिटरमाइन करना है फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी के बजाय फुल स्पेस का मतलब यहाँ क्या है, -a से a तक। आपको ये निकालना है कि ये किसके इक्वल आएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 1 होनी चाहिए, है ना, ये कंडीशन हम लगाएंगे। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन -a से a, ठीक है। साइज a ई रेज टू पावर आइटा के एक्स इंटू साई स्टार इज a स्टार ई रेज टू पावर माइनस आइटा के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ओके। तो ये इंटीग्रेशन आ गया a मोड स्क्वायर -a टू a ई रेज टू पावर प्लस आइटा के एक्स माइनस आइटा के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a मोड स्क्वायर -a टू a, 0 होगी, ई रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो सिर्फ डी एक्स रह जाएगा इक्वल टू 1। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, दिस इज x, डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, -a टू a इज इक्वल टू 1। लिमिट पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा a माइनस माइनस प्लस a इज इक्वल टू 1। इट मीन्स 2a मोड a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे आपको निकालना है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट विच इज a। तो a मोड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a। आप लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1/√2a, है ना, स्मॉल a। तो दिस इज आवर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इजी है निकालना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा कि अगर आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है, आप नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट उसका कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उसके जो उसका जो वॉल्यूम है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इन फुल स्पेस, उसको क्या करना है, जस्ट उसको 1 के इक्वल पुट करना है और इंटीग्रेट कर देना है। वहाँ से जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो होगी आपकी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। इसी साथ एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल उन्होंने क्या दिया है कि जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन इज 1 डायमेंशन
बॉक्स का वेव फंक्शन यहाँ पे है। ये प्रॉब्लम हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझ लो कि दिया हुआ है वेव फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, साई एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट साइन ऑफ पाई एक्स ओवर ए एंड 0, ये जो है फॉर एक्स बिटवीन 0 to a एंड दिस इज फॉर आउटसाइड, है ना। इस रीजन में 0 to a में वेव फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, और इस रीजन के आउटसाइड जो है वेव फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इट मीन्स फुल स्पेस का मतलब क्या हुआ, आपको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम 0 to a। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं। साई स्टार को अगर आप डिफाइन करें तो साई स्टार क्या आ जाएगा, a साइन, अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है तो एज इट इज रहेगा, और ये 0, दिस इज फॉर एक्स लाइज बिटवीन 0 to a एंड दिस इज आउटसाइड, ठीक है, सेम रहेगा। अब आपको निकालना है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई मोड स्क्वायर dx, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 1, तो हम लिख लें दिस इम्प्लाई माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। यहाँ पे जो वेव फंक्शन है यानी 0 से इधर जो वेव फंक्शन है वो कितना है, 0 है, ठीक है, dx प्लस 0 to a, 0 to a वेव फंक्शन आपका इस तरीके से डिफाइन है, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज साइन टू साई स्टार करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय a dx, है ना, प्लस क्या हो जाएगा a टू इन्फिनिटी, अगेन 0 आ जाएगा, तो ये दो टर्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या चला जाएगा, 0, दिस टर्म शुड बी इक्वल टू 1, है ना, ये कंडीशन है। तो आपके पास इंटीग्रेशन आ गया 0 to a, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लीजिए, a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाय a dx शुड बी इक्वल टू 1, सोल्व कर दीजिए, a स्क्वायर 0 to a, साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ऑफ 2 पाई एक्स ओवर a डिवाइडेड बाय 2 एंड dx इज इक्वल टू 1, सो वी कैन राइट, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए, a स्क्वायर ओवर 2, इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस कोस का साइन 2 पाई एक्स ओवर a डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय a, लिमिट 0 to a एंड इक्वल टू 1। अब देखिए अगर हम इसको छोड़ दें, एक बार इसको अगर डिस्कस करें, अगर आप यहाँ पे a पुट करते हैं x के प्लेस पे तो साइन 2 पाई आ जाएगा, साइन 2 पाई 0 होता है। अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे तो साइन अगेन 0 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, यानी इस टर्म का जो कंट्रीब्यूशन है दोनों लिमिट में क्या चला जाता है, 0 चला जाता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन तो 0 जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, ये बचा, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, a आएगा, क्योंकि ये तो 0 है ऑलरेडी, तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर स्मॉल a ओवर 2 इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाय a, और वी कैन से, अगर मैं इसको लिखूं यहीं पे लिख लेते हैं, दिस टर्म a इज इक्वल टू √2 बाय a, ठीक है, तो a की जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, √2 बाय a, और हमारा जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो आ गया, अब यहाँ पे a को पुट कर दीजिए, वो क्या आ जाएगा, √2 बाय a साइन पाई एक्स बाय a, किसके लिए है, व्हेन x इज लाइन बिटवीन 0 to a एंड 0 आउटसाइड, है ना, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन अब इस तरीके से डिफाइन हो गया। तो ये सेकंड था आपके पास न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से भी आ सकती है कि वेव फंक्शन उन्होंने दिया है। कई बार क्या होता है कि वो वेव फंक्शन जो गिवन होता है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट उसको मल्टीप्लाई करके नहीं देते हैं आपको, तो आप अपने आप से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो पहले आपको उसको क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जिनमें आपको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की जरूरत है। जैसे अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करनी है, अगर आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालनी है, तो आपको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन की जरूरत है। तो नॉर्मलाइज इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम करें, वो भी जो न्यूमेरिकल है वो 1 डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से है। तो वेव फंक्शन जो डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है, साई इज इक्वल टू a
माइनस बीटा कोई कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और फुल स्पेस के ऊपर है। आप बात कर रहे हैं वन डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। अब ऑसिलेटर में जो एक्स की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, ठीक है। अब हम इसको अलग से साइड 1 करके कोई वेव फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ई रेज़्ड टू माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आपको डिटरमाइन करना है विच इज़ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस टर्म को साई 1 स्टार साई 1 एक्स डी एक्स को 1 के इक्वल पुट करना है। अब यहाँ पे देखिए जो साई 1 स्टार होगा वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है तो एज इट इज़ हम लिख सकते हैं ए ई रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। पुट कर दीजिए तो हमारे पास आ गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए ई रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू ए ई रेज़्ड टू पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो टर्म क्या आ गई, ए स्क्वायर ई रेज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर, दोनों ऐड हो जाएंगी, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर रह जाएगा, है ना, 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। अभी देखिए अंदर जो है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है, अगर आप किसी भी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दे माइनस एक्स से और वो अगेन सेम फंक्शन आ जाए तो आप ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इवन फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो x की स्क्वेयरिंग है तो ये सेम ही रहेगा, तो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, माइनस सम लिमिट टू प्लस सम लिमिट गिवन है तो उसको डबल करके 0 टू दैट लिमिट कर सकते हैं, तो ये टर्म हम लिख सकते हैं डबल ए स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इंटीग्रेशन में हमने 12th क्लास में सीखा था कि आप अगर माइनस सम लिमिट टू प्लस सम लिमिट दिया हुआ है, अंदर इवन फंक्शन है तो उसको डबल लिख के 0 टू दैट लिमिट कर देते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी हमें दिया हुआ है, ई रेज़्ड पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपको इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए आप एक जनरल फॉर्मूला सीख लीजिए। क्या होता है, कभी भी अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स में 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेज़्ड टू पावर सम एन ई रेज़्ड पावर सम कांस्टेंट अल्फा, ये कांस्टेंट टर्म है, और इसी में एक्स रेज़्ड टू पावर एम dx ऐसा इंटीग्रेशन कहीं आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन होता है गामा फंक्शन, जो ये पावर है n प्लस जो ये पावर है m डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू गामा फंक्शन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल दिस कांस्टेंट अल्फा। अब यहाँ पे देखिए माइनस अल्फा है और यहाँ पे हमें सिर्फ अल्फा लेना है, ठीक है। तो ये मत कर देना जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो ये माइनस टर्म यहाँ पे ले लो, ये नहीं लेनी है। और ये जो टर्म हमने लिखी वो एज इट इज n प्लस 1 ओवर m, इस तरीके से सोल्व होगा ये, ठीक है। गामा फंक्शन को आपने किस तरीके से सोल्व करना, मान लो आपके पास गामा n है तो ये टर्म होती है n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1। आप कह सकते हैं दिस टर्म इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल इफ योर n इज एन इंटीजर। अगर n इंटीजर है, मान लिया आपने निकालना है गामा 3 तो वो किसके इक्वल होगा, 2 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। आपने निकालना है गामा 4 वो इक्वल होगा 3 फैक्टोरियल के। आपने निकालना है गामा 1 वो 1 के इक्वल होगा। आपने निकालना है गामा 0 वो भी 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में आता है तब कैसे सोल्व आपने करना है, मान लिया आपने निकालना है गामा 5/2 तो उस सिचुएशन में आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, 5/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/2
इंटू अगेन 1/2 इंटू गामा 1/2, और गामा 1/2 जो होता है वो होता है √पाई। ये टर्म आपने लर्न करनी है, तो ये आ जाएगा 3/4 और गामा 1/2 को रिप्लेस कर दिया √पाई से। ये याद रखना है आपने कि गामा 1/2 जो होता है वो √पाई होता है। ये आप जब आगे न्यूमेरिकल करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करेंगे, या फिर आप प्रोबेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे या एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो वहाँ पे इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये आपने बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है कि इस इंटीग्रेशन को आपने किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, इसमें देखिए x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो n की जगह पे क्या है 0, अल्फा की जगह पे बीटा, m की जगह पे 2, तो वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ, लगा दीजिए 2a², इंटीग्रेशन क्या आ गया, गामा फंक्शन ऑफ n+1 मीन्स 0 + 1 डिवाइडेड बाय m इज 2 डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अल्फा की जगह क्या है बीटा है, बीटा की पावर क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। वो फॉर्मूला यहाँ पे लग गया इक्वल टू 1। अब देखिए क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, तो ये टर्म कैंसिल होगी। दिस मीन्स a² इंटू गामा 1/2 डिवाइडेड बाय √बीटा इज इक्वल टू 1। अब अभी मैंने बताया गामा 1/2 क्या होता है √पाई होता है, तो ये टर्म आ गई a² √पाई डिवाइडेड बाय √बीटा इज इक्वल टू 1। तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू बीटा ओवर पाई रेज टू पावर 1/4, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी है और स्क्वायर रूट यहाँ से हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी 1/4। तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो कितना आएगा 1/4, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। इसको आप एक बार फिर से अच्छे से देख लेना कि आप ये टर्म को किस तरीके से लिखोगे और फिर गामा फंक्शन को किस तरीके से आपने सोल्व करना है। इंटीजर है तो सिंपल है कि अगर मान लो n है तो सिंपल आप n-1 फैक्टोरियल लिख देंगे, बट अगर फ्रैक्शन में है तो आपको उसको इस तरीके से सोल्व करना है, एक कम करके लिखते जाओगे और n में 1/2 बच जाएगा, गामा 1/2 √पाई होता है, ठीक है। आगे एक और न्यूमेरिकल इसमें देख लेते हैं। आपको जो वेव फंक्शन आप गिवन है वो वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का जो वेव फंक्शन इन्होंने दिया है वो दिया है e⁻⁻⁴, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन है और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n है। आपको बताना है कि n क्या होगा, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो हाइड्रोजन एटम है, एटम क्या होता है स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप है तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी कैसी प्रॉब्लम है 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है ना। तो 3 डायमेंशन का मतलब हमने अब क्या करना है, आपने साई मोड स्क्वायर डी टाउ को 1 के इक्वल करना है, ना कि dx को, क्योंकि अब प्रॉब्लम 1 डायमेंशन ना हो के कैसी है 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। दूसरा, क्योंकि स्फेरिकल शेप है, एटम की आप बात कर रहे हैं, तो स्फेरिकल शेप का मतलब है आप यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट यूज करेंगे वो भी क्या होंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। इट मीन्स यहाँ पे जो डी टर्म होगा वो क्या होगा r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर, ठीक है। आइए लगाते हैं ये फॉर्मूला। साई ये डिफाइन है, साई स्टार क्या आ जाएगा आपके पास, साई स्टार इक्वल टू n स्टार e⁻⁻r/a0, सेम रहेगा, कोई आर टेक की टर्म है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन साई स्टार डी टाउ करना आपने, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा साई स्टार दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो n², दोनों को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ e⁻²r/a0 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी दोनों पावर्स, है ना। डी टाउ को रिप्लेस कर दिया आपने इससे, तो ये टर्म आ गई इंटू r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर, ठीक है। अब लिमिट की बात करते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 1। लिमिट कैसे लगाएंगे,
ये टर्म आ गई हमारे पास एन स्क्वेयर इंटीग्रेशन आर स्क्वेयर ई रेज टू पावर -2r ओवर ए नोट डी आर। नेक्स्ट है टर्म थीटा की टर्म ले लो साइन थीटा डी थीटा, नेक्स्ट इज डी फाई। ठीक है, अब देखिए दिस इक्वल टू 1। अब समझते हैं लिमिट कैसे लगेगी। ये आपने फर्स्ट ईयर में वैसे पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। कोई आपके पास स्फेरिकल शेप है, तो रेडियस की अगर आप बात करें तो रेडियस की लिमिट क्या हो सकती है? रेडियस 0 से शुरू होगी और इन्फिनिटी तक जा सकती है ना। रेडियस की लिमिट, रेडियस क्या है? एक लेंथ है, लेकिन वो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि उसका कहीं से ओरिजिन हो रहा है। ये एक स्फेरिकल शेप है, इसका कहीं से ओरिजिन हो रहा है, तो ये यहाँ से ही शुरू होगी। इससे मतलब पीछे का क्या मतलब, इधर भी रेडियस जा रही है, इधर भी रेडियस जा रही है, तो इसका क्या मतलब है? वो सिर्फ 0 से इन्फिनिटी जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इसकी लिमिट नहीं हो सकती क्योंकि रेडियस है वो। ठीक है, तो इसकी तो लिमिट आ गई हमारे पास, क्या आ गई? 0 टू इन्फिनिटी। ये समझ आ गया। अब किसी भी स्फीयर को यहाँ पे 2 रोटेशन होते हैं। मान लो कि ये जो आपका स्फीयर आपने बनाना है उसका क्या है? डायमीटर है। तो स्फीयर को कैसे बना सकते हैं? आपने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे पहुँच गए, एक हाफ सर्कल। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, यहाँ से शुरू किया और ये हाफ सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये किसको बता रहा है? थीटा एंगल को बता रहा है। और थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ हुई? यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पहुँचे, सिर्फ 0 टू पाई, है ना। फिर यहाँ से शुरू किया, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे। इस तरीके से करके आप क्या कर रहे हैं? एक स्फीयर बना रहे हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे 2 तरह का मोशन हो रहा है। एक तो आपकी जो उंगली है वो यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। यानी एक तो आप ऐसे भी रोटेट करें, दूसरा आप इस तरीके से भी रोटेट करें इसके चारों, है ना। जो ये रोटेशन है, जो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, वो कितना एंगल ट्रेस कर रहा है? फ्रॉम 0 टू पाई, है ना। और इसको हमने स्टैंडर्डली बोला है कि ये किसकी लिमिट होती है? थीटा की। ठीक है, तो थीटा की लिमिट होगी 0 टू पाई। अब 2 अगर आप फाई की बात करें तो फाई आप यहाँ से शुरू किया आपने और घूम के पूरा आप यहाँ पे आ गए, तभी स्फीयर बनेगा। तो आपने पूरा सर्कल एक ड्रॉ किया है, तो फाई की लिमिट क्या होंगी? फ्रॉम 0 टू 2 पाई होंगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। एन स्क्वेयर 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वेयर ई रेज़्ड टू -2r ओवर ए नोट डी आर। अब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या आ गया? कोस ऑफ थीटा 0 टू पाई। और ये आपके पास आ गया ये आ गया डी फाई का फाई आ जाएगा, फाई और 0 टू 2 पाई। लिमिट पुट कर देंगे तो आपके पास ये 2 टर्म आ जाएगी, ये 2 पाई आ गया, यानी टोटल 4 पाई कंट्रीब्यूशन आएगा। ये 1 इक्वल था ही हमारा, तो ये टोटल हमारे पास आ गया 4 पाई एन स्क्वेयर 0 टू इन्फिनिटी आर स्क्वेयर ई रेज़्ड टू -2r ओवर ए नोट डी आर इज इक्वल टू 1। अगेन आपको वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है जो हमने किया था कि अगर आपको 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन, एक्स की जगह क्या आर हो गया बस यहाँ पे, ई रेज़ टू -अल्फा एक्स एम डी एक्स अगर गिवन है तो आप लगाएंगे गामा n प्लस 1 ओवर m डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल और अल्फा रेज़्ड पावर n प्लस 1 ओवर m आपने लगाना है। कंपेयर कीजिए यहाँ पे, तो 4 पाई एन स्क्वेयर इंटू, कंपेयर करें तो n की जगह पे क्या है? 2 है, m की जगह पे क्या है? 1 है ना, और अल्फा की जगह पे क्या है? 2 बाई ए नोट है। तो लगा दीजिए गामा फंक्शन ऑफ 2 प्लस 1 ओवर 1, m इज 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू अल्फा क्या है? 2 बाय ए नोट, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जो लिखा है क्या है? 3 बाय 1, यानी क्यूब भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास 1 के इक्वल है। दिस टर्म इज 4 पाई एन स्क्वेयर गामा 3 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब और इंटू में ए नोट क्यूब इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई 4 पाई
एन स्क्वायर गामा 3 मैंने पहले ही बताया था, गामा एन अगर इंटीजर है तो किसके इक्वल है, एन माइनस वन फैक्टोरियल के इक्वल, यानी किसके इक्वल है, गामा 3 इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2, तो इंटू 2 ए नोट क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल हो गया, 2 क्यूब से 2 क्यूब, ऊपर भी क्यूब बन रहा है नीचे भी क्यूब बन रहा है, एन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी बची हुई टर्म को उधर ले जाएंगे तो 1/पाई ए नोट क्यूब, वी कैन से n is equal to 1/पाई a naught cube raised to power 1/2. This is the normalization constant for जो वेव फंक्शन आपको हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप इसमें करते हैं एक और इसी तरह का एक न्यूमेरिकल है, आपको जो वेव फंक्शन गिवन है वो इस तरीके से है कि साई एक्स है, ये है सम कांस्टेंट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इज पर माइनस लैम्डा मोड एक्स, है ना, मोड की फॉर्म में दिया हुआ है, और जो एक्स की लिमिट आपको गिवन है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मोड फंक्शन को आपको सोल्व करना आना चाहिए। जो मोड फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं वो माइनस एक्स होता है, अगर आप बात करें एक्स लाइन्स लाइक बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड दिस इक्वल टू +1 प्लस एक्स, अगर आपका जो एक्स है वो लाइक करता है 0 टू इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सोल्व करना है इसको। साई स्टार अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए स्टार इज पर माइनस लैम्डा मोड एक्स ही रहेगा। आपको निकालना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई मोड स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे करें ये फॉर्मूला लगाएं तो वो लिमिट टूट जाएगी आपकी माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी, दोनों के लिए साई फंक्शन को डिफाइन करें अगर, तो साई एक्स जो होगा ए इरेज पावर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, लैम्डा एक्स अगर आपका एक्स लाई कर रहा है बिटवीन एक्स, इफ योर एक्स इज लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड साई एक्स इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू ए इरेज पावर माइनस लैम्डा एक्स अगर एक्स लाई करना है 0 टू इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है। तो दिस टर्म इज माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी आप नेगेटिव एक्सिस की बात कर रहे हैं। फॉर नेगेटिव एक्सिस साई ये डिफाइन है हमारा, इसका मोड इसका स्टार जो होगा साई स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सेम ही होगा क्योंकि आइटा की टर्म नहीं है, तो ये आ जाएगी टर्म ए स्क्वायर साई साई स्टार दोनों करें ई रेज़्ड पावर 2 लैम्डा एक्स डी एक्स, है ना, प्लस 0 टू इन्फिनिटी ए स्क्वायर ये टर्म है, तो ई रेज़्ड पावर माइनस 2 लैम्डा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, सोल्व कर लें, ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 0 ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, है ना, ई रेज़्ड पावर 2 लैम्डा एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी रेज पर माइनस 2 लैम्डा एक्स डी एक्स, और ये है 1। सोल्व कर लो, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ई रेज पर 2 लैम्डा एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस क्या आ जाएगा, ई रेज पर माइनस 2 लैम्डा एक्स डिवाइडेड बाय माइनस 2 लैम्डा लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 1। पुट करें लिमिट ए स्क्वायर ई रेज पर 0 इज ई रेज पर 0 ओवर 2 लैम्डा माइनस ई रेज पर माइनस इन्फिनिटी ओवर 2 लैम्डा प्लस क्या आ जाएगा, ई रेज पर माइनस इन्फिनिटी ओवर माइनस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस ई रेज पर 0 ओवर 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो गया, ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, है ना, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो हमारे पास बच गया ए स्क्वायर रेज पर 0 क्या होता है 1 होता है, 1/2 लैम्डा, ये भी प्लस 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई ए स्क्वायर 1/2 लैम्डा 1/2 लैम्डा क्या आ गया 1 लैम्डा आ गया डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाई ए इज इक्वल टू √ लैम्डा। तो इस केस में जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो क्या होगा √ लैम्डा। तो
तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन की बेस्ड न्यूमेरिकल थे। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं और जो मैंने जर्नल फार्मूला आपको बताया है वो फार्मूला आपने बहुत अच्छे से क्रैम करना है। ये फार्मूला, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आपका अगर कहीं पे आ जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।